प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं स्वरूप सिंह बाल मंदिर इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन के अंदर हमने पहले अध्याय को पढ़ा। पहले अध्याय को पढ़ने के बाद आज हमारा दूसरा अध्याय व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। हम जो व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उसका संगठन कैसा होना चाहिए, हम किस प्रकार संगठित होकर व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। अलग अलग प्रकार के संगठन हैं, उन संगठनों को हम जानने का प्रयास करेंगे, उन संगठनों को हम समझेंगे। कौन कौन से संगठन ऐसे होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे होकर व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, उन संगठित स्वरूपों के बारे में हम जानेंगे। हमने पिछले अध्याय में कुछ व्यवसाय संगठनों के स्वरूप को, प्रारंभी मुख्य घटकों को भी जाना था। उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जो अगला वीडियो आएगा या फिर अगला अध्याय हम प्रारंभ करेंगे उसके बारे में मैं पूरे चर्चा में इन संगठनों की बात करूंगा। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो व्यवसाय को करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय मनुष्य के द्वारा होता है और मनुष्य किस प्रकार व्यवसाय करते हैं, किस प्रकार फर्म का निर्धारण करते हैं, कौन से संगठन होंगे वो व्यवसाय को करेंगे, उसका निर्धारण होता है। कुछ वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। उन वैधानिक औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद, कुछ पंजीकरण करवाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, अस्तित्व में आने के बाद, समावेलन में आने के बाद हम उन व्यवसाय को कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम प्रकार की बहुत ही बड़े बड़े संगठन मिलकर व्यवसाय करते हैं। उन व्यवसायों के बारे में आज मैं चर्चा में बात ना कर उनके स्वरूपों को सिर्फ मुख्य रूप से बताने का प्रयास करूंगा कि वो कौन कौन से संगठन होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, उनका अस्तित्व कैसे होता है, उनके अंदर कर्ता का दायित्व कैसे रहता है, उनके अंदर सदस्य कौन होते हैं, वो एक्ट कौन से कानून के तहत उनका निर्माण हुआ और निर्माण होकर वो अस्तित्व में आए और उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। तो उनके बारे में मैं चर्चा में आज बात ना करके सिर्फ मुख्य रूप से बात करूंगा। फिर अगले अध्याय के अंदर मैं एक एक व्यवसायिक संगठन को समझाऊंगा। जैसे कि अगर व्यवसाय संगठन की बात करें तो व्यवसाय संगठन कौन कौन से होते हैं। एकल व्यापार के द्वारा वन सोल ट्रेड जिसे कहते हैं, एकल व्यापार के द्वारा भी व्यवसाय किया जाता है, वो भी एक संगठन है। और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, संयुक्त हिंदू यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू अविभाजित परिवार, जो ये सिर्फ भारत के अंदर ही चलता है और कहीं नहीं चलता है। ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार, ऐसे परिवारों के द्वारा व्यवसाय करना जो संयुक्त रूप से साथ में रहकर, अविभाजित ना होकर बिल्कुल साथ में रहकर कार्य करें, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दूसरा अध्याय। तीसरा साझेदारी अधिनियम 1932। गौर करें विद्यार्थियों, दिमाग के अंदर सेट कर ले, साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी यानी पार्टनरशिप होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी साझेदारी कर सकते हैं। अब उसके अंदर विभिन्न प्रकार की विशेष साझेदारी होती है, सामान्य साझेदारी भी होती है। उनके बारे में मैं व्याख्या में बात करूंगा, व्याख्या सहित इन्हें अलग अलग एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। फिर सहकारी संगठन भी होते हैं, किस प्रकार सहकारी संगठनों का निर्माण होता है, वो सहकारी संगठन कैसे अस्तित्व में आते हैं। और कुछ संयुक्त कंपनी, जो कंपनी अधिनियम 1956 की मैं बात करूंगा, एक एक एक्ट को समझाऊंगा, इनका अस्तित्व कैसे होता है, इनका पंजीकरण कैसे होता है और ये कैसे व्यवसाय करते हैं, इनके संगठनों के क्या क्या प्रकार होते हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो आज हमारा दूसरा अध्याय है विद्यार्थियों, अध्याय नंबर 2 यानी कि व्यवसायिक संगठनों के स्वरूप। व्यवसायिक यानी जो व्यवसाय करते हैं वो कौन कौन से संगठन होते हैं, उन संगठनों का क्या स्वरूप, क्या ढांचा होता है जो व्यवसाय करता है। ऐसे संगठनों के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया विद्यार्थियों कौन कौन से। एक तो एकल स्वरूप, एकल स्वामित्व वाले जो व्यवसाय होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, एकल स्वामित्व। दूसरा संयुक्त, विद्यार्थियों गौर करें, संयुक्त हिंदू परिवार, ये बड़ा, संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में बात करेंगे, साझेदारी के बारे में बात करेंगे और सहकारी संगठन के बारे में बात करेंगे। और चौथा जो है संयुक्त कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो चार जो संगठन है उनके बारे में मैं बात करूंगा। 4 से 5 संगठन है, एकल स्वामित्व, संयुक्त परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार यानी HUF जिसे कहते हैं, HUF। H का मतलब हिंदू है, U का मतलब अनडिवाइडेड यानी अविभाजित और F का मतलब फैमिली होता है, परिवार। उनके बारे में मैं बात करूंगा। साझेदारी अधिनियम 1932 के बारे में बात करूंगा विद्यार्थियों, और सहकारी संगठन के बारे में बात करूंगा और संयुक्त कंपनी अधिनियम 1956 के बारे में बात करूंगा, जो बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 में परिवर्तित हो गई है, उसके बारे में मैं व्याख्या में बात करूंगा। मगर आज मुख्य रूप से ऊपर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला आज हमारा है, पहले हम बात करें कि एकल स्वामित्व। विद्यार्थियों एकल स्वामित्व से क्या तात्पर्य है और एकल स्वामित्व कौन कर सकता है। एकल स्वामित्व आपने, अगर आप देखा होगा कि आप किसी किराने की दुकान पर गए
आप किसी मेडिकल की दुकान पर गए, आप किसी कॉस्मेटिक की दुकान पे गए, एक व्यवसाय के लिए आपको अलग अलग स्वरूप बनाने पड़ते हैं और आप दैनिक क्रिया के अंदर आप जिस प्रकार ऐसी ऐसी दुकानों पर जाते हो, वो एक एकल स्वामित्व व्यवसाय करने वाला एक व्यापारी होता है जो अपना व्यवसाय एक रूप में चलाता है और स्वयं उसका स्वामित्व उसके पास होता है और लाभ और हानि वो खुद ही वहन करता है और उसका दायित्व असीमित रहता है। विद्यार्थियों, दायित्व उसका असीमित इसलिए रहता है क्योंकि उस दुकान को चलाने वाला वो स्वयं होता है। अब उसका स्वामित्व भी उसका खुद का है, स्वामित्व यानी उसका मालिकाना हक उसका है। अब उस व्यवसाय को वो खुद चलाएगा तो उसका दायित्व असीमित रहेगा, सीमित नहीं रहेगा, असीमित, क्योंकि करने वाला वो खुद है। पूरे तमाम प्रकार का जो भी उस दुकान के अंदर उसको माल को बेचना है, खरीदना है, ग्राहकों को संतुष्ट करना है, ग्राहकों को माल तोल कर देना, तमाम प्रकार के ऐसे दायित्व उस पर ही रहेंगे, यानी उसका दायित्व असीमित रहेगा। यही एकल स्वामित्व होता है। चर्चा में मैं बात करूंगा विद्यार्थियों, आज सिर्फ मैं मुख्य रूप से ऊपर से समझा रहा हूं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। तो गौर करें, एकल स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है क्योंकि वो करने वाला खुद होता है। आपने किराने की दुकान में देखा होगा कि वो व्यक्ति उसका खुद का स्वयं मालिक होता है, साथ में उसमें काम करने वाले एक दो हो सकते हैं, मगर उसका व्यापार, वो जो उसका व्यवसाय है वो खुद का है, उसमें और कोई भी उसके साथ भागीदार नहीं है, तो उसके दायित्व भी असीमित रहते हैं और एक व्यक्ति के हाथ में ही वो पूरा व्यवसाय होता है। गौर करें, स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, वही संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी होता है। जो भी उसके अंदर लाभ रहेगा, अब जिसने उसने किसी को लगा रखा है नीचे, तो उनकी तो वो वेतन के ऊपर लगा रखा है, कोई भी उसको मदद करने वाला अगर होगा वो तो वेतन पे होगा, मगर संपूर्ण लाभ का मालिक वो खुद होगा और हानि का, जितनी भी हानि होगी तो जो काम करने वाले हैं उनका कोई उसमें रोल नहीं होता है। जो पूरी हानि होगी, हानि का उत्तरदायी तो भी उसके ऊपर रहेगा और उसका दायित्व हमेशा असीमित रहेगा एकल स्वामित्व के अंदर। गौर करें विद्यार्थियों, पुनः एकल स्वामित्व से क्या तात्पर्य? स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, वो संपूर्ण लाभ पाने का उत्तराधिकारी होता है और हानि के दायित्व को भी निभाने का उसके पास ही अधिकार रहता है। हानि पूरी वहन वो करेगा और दायित्व पूरे असीमित रहेंगे। तमाम प्रकार के जो भी दायित्व है वो खुद उसको वहन करेगा, दायित्व उसके पास रहेंगे। यही एकल स्वामित्व, वन सोल ट्रेड जिसे कहते हैं, एकल व्यापार जिसे कहते हैं। एकल स्वामित्व एक व्यक्ति के पास ही रहता है, वो स्वयं व्यवसाय करता है, उत्तराधिकारी भी वो स्वयं होता है, लाभों का वहन भी वो स्वयं करता है, हानियां होती है उसका भी वहन वो स्वयं करता है, दायित्व असीमित रहते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे पर्सन बनते हैं। अब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, विद्यार्थियों जिसे HUF कहा जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या कहा जाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। विद्यार्थियों गौर करें, इसके अंदर एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये अधिनियमों को आपको याद रखना है। अधिनियम 1956। इधर एकल स्वामित्व में कोई एक्ट नहीं है, मगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 का एक एक्ट बना हुआ है, एक हिंदू लॉ बना हुआ है। ये पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके अंदर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय किया जाता है। इसके अंदर विद्यार्थियों गौर करें, स्वामित्व और संचालन संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा किया जाता है। स्वामित्व और संचालन कौन करता है? पूरा हिंदू जो परिवार, जो उस परिवार में जुड़े हुए हैं, वो तमाम प्रकार के लोग, उनका स्वामित्व होता है और वो ही उसका संचालन करते हैं। इसमें एकल स्वामित्व नहीं है, उस परिवार के जो भी सदस्य हैं और जो भी उसके अंदर जो मुख्य रूप से जो आदमी होता है वो कर्ता होता है, यानी कि जो उस परिवार का जो बुजुर्ग होता है, मेन आदमी होता है, उसे कर्ता कहा गया होता है। मगर वहां उस कर्ता के दायित्व असीमित होते हैं और बाकी जो भी सदस्य होते हैं उनके दायित्व सीमित होते हैं। विद्यार्थी गौर करें, इन बातों को याद रखें, ये बातें बहुत ही मुख्य रूप से उपयोगी है। कर्ता के दायित्व, जो बड़ा होता है इस परिवार का वो होता है कर्ता, और कर्ता के दायित्व असीमित होते हैं और बाकी वाले सब होते हैं वो सदस्य होते हैं। मगर व्यवसाय का संचालन और व्यवसाय का स्वामित्व इन सबके पास होता है। व्यवसाय का संचालन ये सब सदस्य मिलकर और कर्ता मिलकर करते हैं। स्वामित्व इनमें तमाम प्रकार के जो भी सदस्य उनके संपत्ति पर बराबर का हक होता है। गौर करें, तो स्वामित्व सबके पास रहता है और संचालन भी सब मिलकर करते हैं, मगर सदस्यों का दायित्व इसके अंदर सीमित होता है और कर्ता का दायित्व असीमित रहता है। इसके अंदर जो पूर्वजों की जो भी संपत्ति होती है उस पे सबका हक होता है, उसे ससमानसी कहा जाता है, ससमानसी कहा जाता है। विद्यार्थियों मैं आगे व्याख्या सही से समझाऊंगा तब पूरी बात करूंगा। ससमानसी कहा जाता है जो पूर्वजों की संपत्ति पर सभी दायित्वों का, सभी जो भी है सदस्य उनका और कर्ता का जो अधिकार रहता है उस पूर्वजों की संपत्ति को का अधिकार को उसे ससमानसी कहा जाता है। तो गौर करें विद्यार्थियों, इसके अंदर मुख्य रूप से, और इसके अंदर एक बात ये तय कर लो
कि विद्यार्थी जो भी बच्चा इसके अंदर जन्म लेता है वो जन्मते ही इस हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का सदस्य बन जाता है, वो सदस्य बन जाता है। उसे कोई भी कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी होती है। ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वो ऑटोमेटिकली जन्म लेते ही उसका अधिकार हो जाता है और उसका स्वामित्व निर्धारण हो जाता है और वो सब व्यवसाय के संचालन में भागीदार बन जाता है। कहा बच्चा है वो उसमें समझ नहीं है मगर वो सदस्य बन जाता है और वो सदस्य 3 पीढ़ी तक सदस्य रहते हैं। गौर करें तो गौर करें विद्यार्थियों, कहने की बात है कि स्वामित्व संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। जो भी संयुक्त हिंदू परिवार है उसके सदस्य वो सब मिलकर स्वामित्व संचालन करते हैं और प्रशासन इसका हिंदू कानून के द्वारा होता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इसके अंदर कार्य प्रणाली चलती है, औपचारिकता होती है, वैधानिक पूर्तियां होती है, वो पूरा प्रशासन कौन देखता है? हिंदू कानून बना हुआ होता है। हिंदू कानून 1956 के तहत भी बना, सन 1961 के अंदर भी इसका कई संशोधन, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे जब विस्तृत रूप से समझाऊंगा। प्रशासन कौन करता है? हिंदू कानून करता है और जन्म लेते ही कोई भी बच्चा जन्म लेते ही इसका सदस्य बन जाता है और 3 पीढ़ी तक वो सदस्य रहता है। हिंदू अविभाजित परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त उत्तराधिकारी परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार की हमने यहाँ बात की। अब विद्यार्थियों साझेदारी, गौर करें विद्यार्थियों, साझेदारी से मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं, लाभ और हानि को बंटवारे के अनुपातों में बांटते हैं। अब वो साझेदारी जो लाभ भी कमाएंगे उस लाभ के साथ साथ हानि भी होगी। उनको पहले से ही साझेदारी डीड बनती है, उसके अंदर लाभों का और हानियों का पहले ही एक अनुपात बांट दिया जाता है कि साझेदार को कितना लाभ मिलेगा। साझेदार विभिन्न प्रकार के होते हैं, साझेदारी की प्रकार भी विभिन्न प्रकार की होती है। सामान्य साझेदारी होती है, विशिष्ट साझेदारी होती है और साझेदारों के प्रकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो लाभों के अंदर साझेदार हो सकते हैं, हानियों के अंदर साझेदार हो सकते हैं, जो गत्या अवरोध साझेदार हो सकते हैं, सिर्फ दिखावे के साझेदार हो सकते हैं। ऐसे कई साझेदार हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले हम साझेदारी अगर पढ़ते हैं तो साझेदारी का तात्पर्य है साझेदारी अधिनियम। गौर करें, एक चीज याद रखनी है, अधिनियम सन 1932 की हम बात करेंगे। ये पूरी साझेदारी अधिनियम 1932 पर टिकी हुई है। बैंकिंग व्यवसाय के अंदर कितने साझेदार होंगे, सार्वजनिक व्यवसाय के अंदर कितने साझेदार होंगे, प्राइवेट व्यवसाय के अंदर कितने साझेदार होंगे, उनकी संख्या के बारे में जब मैं पूरी साझेदारी को पढ़ाऊंगा, साझेदारी प्रकार को पढ़ाऊंगा, विभिन्न प्रकार के साझेदारों के प्रकारों को पढ़ाऊंगा, कौन कौन से साझेदार किस किस में लाभों में हिस्सेदार होते हैं, कौन नहीं होते हैं, साझेदारी सलेख के बारे में। साझेदारी सलेख का मतलब होता है साझेदारी क्योंकि डीड होती है, उस डीड के बारे में हम बात करेंगे। साझेदारी डीड, जैसे साझेदारी सलेख बोलते हैं, साझेदारी सलेख, ये एक डीड बनती है, समझौता पत्र होता है। इसके अंदर तमाम प्रकार की वो जो भी हम नियम बनाएंगे, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब साझेदारी करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के जो भी उनके बीच में जो समझौते होते हैं उन समझौतों को इसके अंदर लिखा जाता है। इसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। इसलिए साझेदारी अधिनियम 1932, जब कभी भी 2 व्यक्ति जब साझेदारी से व्यवसाय करते हैं तो उन्हें इन साझेदारी सलेख के अंदर अपनी डीड के अंदर जो भी नियम शर्तें सब इसके अंदर लिखनी चाहिए। तो गौर करें, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभों के लिए, किसके लिए करते हैं? लाभों के लिए कानूनी समझौतों के अनुसार। कैसा समझौता होगा? एक कानून के अनुसार समझौता बनेगा। समझौता के अनुसार लाभ एवं हानि बांटने के वो व्यवसाय के संचालन के तरीके को निश्चित करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभों के लिए कानूनी समझौतों के अनुसार लाभ एवं हानि को बांटते हैं। लाभ कितना मिलेगा, किस सरकार को कितने अनुपात में लाभ मिलेगा, वो कितनी पूंजी लाया उसके अनुसार लाभों का बंटवारा होगा। हानि को बांटते हैं और व्यवसाय का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। संचालन के तरीके को निश्चित करते हैं। व्यवसाय किस प्रकार संचालन करेंगे, किस प्रकार व्यवसाय को चलाएंगे, उसके तरीके को निश्चित कर देते हैं। इस साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी कर सकते हैं। व्यक्ति 2 होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए तथा व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। अब वो साझेदारी तो कर रहे हैं और उनका व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। 2 व्यक्ति मिलकर साझेदारी करते हैं और इल्लीगल अफीम का बिजनेस करते हैं, दारू का बिजनेस इल्लीगली कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं, ऐसा व्यवसाय साझेदारी के अंदर नहीं आता है। उनकी वो डीड के अनुसार जब समझौता पत्र के अंदर वो तमाम प्रकार की बातें लिखकर अगर वो कोर्ट के अंदर भी चले जाते हैं तो वो कानूनी अपराध होता है। व्यवसाय बशर्ते साझेदारी के अंदर व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभों के लिए व्यवसाय करते हैं। कानून के समझौते को निर्धारित करते हुए लाभों और हानियों के लिए उनमें बंटवारा होता है और व्यवसाय का संचालन का तरीके को निश्चित करते हैं। तब व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। अब हम विद्यार्थियों सहकारी संगठन की ओर बढ़ते हैं। सहकारी संगठन से हमारा क्या तात्पर्य रहेगा उसकी ओर बढ़ते हैं। गौर करें विद्यार्थियों,
सहकारी संगठन, सहकारी संगठन से मतलब है, पहले सहकारी शब्द को समझे। सहकारी मतलब सहकार्य, सहकार्य, कैसा कार्य? सहकार्य, यानी कि मिलकर कार्य करना, एक सबके लिए करे और सब एक के लिए करे, एक व्यक्ति सब लोगों के लिए कार्य करे और सब मिलकर एक व्यक्ति के लिए कार्य करे, ये भावना होनी चाहिए। सब मिलकर कार्य करते हैं, वो एक सहकारी संगठन होता है। तो सहकारी संगठन अधिनियम सन 1912 के तहत हमें कोई भी सहकारी संगठन हम जब स्थापित करते हैं तो उसका पंजीकरण सहकारी अधिनियम सन 1900 सहकारी संगठन अधिनियम सन 1912 होता है। उसके अधिनियम के तहत हमें कोई भी पंजीकरण करवाना पड़ता है। जिस प्रकार साझेदारी अधिनियम 1932 की हमने बात की, उस प्रकार सहकारी संगठन अधिनियम 1912 के अंदर हम पंजीकरण करवा के हम कोई भी सहकारी यानी मिलजुल कर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं, साथ में मिलकर कार्य करने की भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम निहात का भाव रखते हैं, एक दूसरे के कार्य में सहयोग का भावना रखते हैं। ऐसे व्यवसाय संचालन को सहकारी संगठन के कार्य को कहते हैं। हम इसे मिलकर बात करेंगे। एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन, हमारी खुद की इच्छा होती है, हमारा दायित्व भी इसके अंदर विभिन्न प्रकार का दायित्व, जितनी हम पूंजी लगाते हैं पूंजी के अनुसार हमारा दायित्व तय होता है, किसका ज्यादा नहीं किसका कम नहीं, जितनी हम पूंजी लगेगा हमारा उस प्रकार का दायित्व हमारा तय होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तृत रूप से। सह प्लस कार्य यानी मिलकर कार्य करना सहकार्य होता है। स्वैच्छिक संगठन जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट होते हैं। ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो सदस्य जो जुड़ते हैं उनके कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं और वो व्यवसाय करते हैं, लाभ कमाते हैं ताकि सभी सदस्यों का भला हो सके। ये अधिनियम 1912 के अंदर हमें सहकारी संगठन का पंजीकरण करवाना पड़ता है। गौर करें, सहकारी संगठन अधिनियम 1912 के तहत हमें पंजीकरण करवाना पड़ता है। ऐसे स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो व्यवसाय करते हैं ताकि सदस्यों का कल्याण हो, एकजुट होकर वो व्यवसाय करते हैं। सभी एक सबके लिए, सब एक के लिए की भावना रखकर व्यवसाय करते हैं कि सब एक के लिए कार्य करें, बस एक सबके लिए कार्य करने की भावना के लिए कार्य करते हैं। अब है हमारा अंतिम बिंदु, संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी ज्वाइंट कैपिटल कंपनी होती है। तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का अधिनियम सन 1956 के अंदर बना था। कंपनी अधिनियम सन 1956 के अंदर बना था। फिर इस कंपनी के अधिनियम को बदलकर ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर राष्ट्रपति और तमाम प्रकार के इसके अंदर संसद के अंदर, पहले लोकसभा के अंदर फिर राज्यसभा के अंदर बिल को पेश कर और ये एक अधिनियम लाया गया, कंपनी अधिनियम 2013। जब मैं कंपनी को पढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा कि कितनी इसके अंदर धाराएं होती है, कितनी इसके अंदर परिभाषाएं होती है और कंपनी की क्या परिभाषा होती है, कंपनी शब्द किससे बनकर मिला, इससे कार्य कैसे किए जाते हैं, कंपनी क्यों ये ज्वाइंट कंपनी बनती, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मगर आज मैं इतना बता देता हूं कि इसकी मुख्य रूप से संयुक्त पूंजी कंपनी यानी कंपनी एक्ट सन 1900, पहले अधिनियम 1956 था। आप कह सकते हैं कि कंपनी अधिनियम 1956 वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 संशोधन कर आज दो कंपनी अधिनियम 2013 चलता है। ये एक ऐसा संघ होता है, एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। कोई भी एक ऐसा संघ होता है, एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को समझाऊंगा, किस प्रकार हमें कंपनी को प्रारंभ करने के लिए हमें किस प्रकार फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, उसके बाद हमारी कंपनी अस्तित्व में आती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये एक शाश्वत उत्तराधिकारी के लिए चलती है, ये एक कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति कैसे, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ये एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। गठन किस लिए किया जाता है? कोई व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। इसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। इसके अंदर जो दायित्व होता है वो सदस्यों का अलग रहता है और कंपनी का दायित्व अपने आप में अलग रहता है, असीमित दायित्व रहता है सदस्यों का। इसमें बिल्कुल जो सदस्य इसके अंदर जुड़ते हैं वो कोई अंश खरीदते हैं, समता अंश खरीदते हैं, कोई पूर्वाधिकार अंश खरीदते हैं, उनका इससे अलग अस्तित्व रहता है। कंपनी अपने आप में अलग अस्तित्व लेकर चलती है। गौर करें विद्यार्थियों, तो समझे यहाँ, जिसका अपना सदस्यों से बिल्कुल अलग अलग हटकर एक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था होती है, क्योंकि देखो विद्यार्थियों, कृत्रिम व्यक्ति, अब आप कहोगे कंपनी व्यक्ति कैसे है, मगर कंपनी को जब समामेलन कर जब ये अस्तित्व में आती है, मगर कंपनी के अंदर कार्य करने वाले होते तो व्यक्ति है, ये आर्टिफिशियल होती है। तमाम आर्टिफिशियल यानी कि जो बनाई गई हो, जो प्रकृति ने नहीं दी हो, तो तमाम प्रकार के व्यक्ति मिलकर एक संगठन बनकर, एक संघ बनकर कंपनी का निर्माण करते हैं। कंपनी की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कर वो लीगली डॉक्यूमेंटों को पूरा कर जब कंपनी अस्तित्व में आती है तो ये कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था बन जाती है, जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसका खुद का अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है और शाश्वत उत्तराधिकारी एक सार मुद्रण होती है। इसकी बिल्कुल आपको एक मुद्रण दी जाएगी, इसका सर्टिफाइड एक वैल्यूएशन दी जाएगी, आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शाश्वत यानी कि गोइंग कंसर्न, क्या बोलते हैं इसे, गोइंग कंसर्न के रूप में चलती है, यानी कि लगातार ये अपने निरंतर चलती रहती है, इसका सार मुद्रण होता है। और अगर हम बात करें कंपनी की परिभाषा तो 2013
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत कहा गया है कि जिनका समावेशन कंपनी एक्ट 2013 में हुआ हो, जिसका समावेशन यानी जो अस्तित्व में कंपनी एक्ट 2013 में आई हो या उससे पूर्व किसी कंपनी एक्ट, उससे पूर्व कंपनी एक्ट कौन सा हो सकता है 1956, उसमें हुआ वो एक कंपनी है। तो गौर करें विद्यार्थी, क्या कह सकते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत हम कह सकते हैं जिसका समावेशन कंपनी एक्ट 2013 में हुआ हो या फिर इससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम में हुआ हो, वो कंपनी कहलाती है। मगर कंपनी से हमारा ये तात्पर्य ऐसा संघ होता है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है, जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। ये कृत्रिम व्यक्ति होती है क्योंकि इसे लोगों के द्वारा बनाई जाती है वैधानिक औपचारिकता पूरा कर, और ये शाश्वत उत्तराधिकारी के रूप में अलग से वैधानिक अस्तित्व रखती है तथा ये सार्वमुद्रण इसकी खुद की एक मुद्रा होती है और ये सर्टिफाइड होकर अपने आप में चलती है। तो कंपनी अधिनियम 1956, फिर कंपनी अधिनियम 2013 है। तो हमने एकल स्वामित्व के बारे में बात की, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में बात की, संयुक्त उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में बात की, फिर साझेदारी अधिनियम 1932 के बारे में बात की, फिर सहकारी संगठन सन 1912 के बारे में बात की, किस प्रकार स्वैच्छिक एक संगठन बनता है, फिर संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1956 तो फिर बदलकर 2013 हुआ, उसके बारे में हमने आज ऊपर से बात की, मुख्य रूप से ऊपर से बात की। अब जो गत वीडियो आएगा उसके बारे में पहले मैं एकल स्वामित्व को समझाऊंगा, एकल स्वामित्व के प्रकार को समझाऊंगा, एकल स्वामित्व के जो व्यक्ति एकल स्वामित्व करता है उसका क्या दायित्व रहता है उसके बारे में समझाऊंगा। फिर मैं संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में बात करूंगा, फिर साझेदारी के बारे में बात करूंगा, फिर सहकारी संगठन के बारे में, फिर अंतिम रूप से कंपनी के बारे में बात कर पूरे इस अध्याय को हम एक पार्टों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।